हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो डिजिटल। गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं घटना चक्र से इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर। गाइस, जहाँ तक हमने अभी कंटिन्यू कर लिया था उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और गाइस, उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी साथ के साथ करने हैं जीके के, तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे ब्लैक बुक से सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराए हैं। मैं हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन रेगुलरली प्रोवाइड करा रही हूँ, तो मैं आपसे कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप पहले उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें और उनसे अपना रिवीजन करते रहें। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आय मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है, जिससे व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में अपने योगदान के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त करता है। किसी राष्ट्र के नागरिक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का योग उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो गाइज, अब इसे आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि नेशनल इनकम होता क्या है। सबसे पहले इनकम क्या होता है? इनकम होता है कि एक इंसान अपनी आवश्यकताओं को जो पूरा करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए, यानी कि जो जो चीज़ें उसे लाइफ में चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रोटी है, सब्जी, रोटी सब्जी है, यानी खाना हो गया, पहनने के लिए कपड़े हो गए, और एक घर, सबसे जो बेसिक नीड है, ठीक है। तो इन्हें पूरा करने के लिए जो साधन जुटाता है व्यक्ति, तो किससे जुटाता है? आय से जुटाता है ना। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है ये। तो ये जो आवश्यकताएं हैं, इसके अलावा भी जो आवश्यकताएं हैं, उनको सबको पूरा करने का जो साधन है वो क्या है? हमारा आय, यानी उनको पूरा करने का जो रिसोर्स है। अब देखिए, जिसे व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में अपने योगदान के प्रति फलस्वरूप प्राप्त करता है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन वो करता है, ठीक है, चाहे वो कहीं पर जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, तो ऐसे जो भी वो काम करता है उनके रिजल्ट में उसे क्या मिलता है? उसे आय मिलती है, उसे पे मिलती है, यानी कि वो कमाता है पैसे, ठीक है। अब यहाँ पर इसने बोला कि राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी राष्ट्र के नागरिक द्वारा एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में, अभी हम आगे समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल, यानी कि उसने कितना, एक कंट्री के जो लोग हैं, उसके जो सिटीजन है, वो जितना प्रोडक्ट लास्ट, वो साल खत्म होते होते तक जितना प्रोडक्ट वो बनाते हैं, और सेवाओं के कुल मूल्य का योग उस देश के राष्ट्रीय आय, और उससे हम डिवाइड करते हैं, जितना प्रोडक्ट उन्होंने बनाया उससे हम डिवाइड करते हैं जो उनका टोटल प्राइस है, ठीक है, जितना उनसे उन्होंने कमाया उसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय, यानी नेशनल इनकम। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, ठीक है, यानी उसके रिगार्डिंग। तो हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता, नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का जो लेखन, जो पूरा कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? वो लेकर आए हैं साइमन कुजनेट्स, और वो एक नोबेल पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ है, यानी नोबेल प्राइज उन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नारोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की है। तो लेकिन इंडिया में सबसे पहले राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो है, यानी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की जो सबसे पहले गणना की है, वो किसने की है? दादा भाई नारोजी ने। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नारोजी द्वारा 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई गई।
तो 1986 में जब सबसे पहले उन्होंने ये गणना की है, इसके बारे में बताया है, तो उनका रिजल्ट जो निकल के आया वो ये था कि पर कैपिटा इनकम यानी एक व्यक्ति की जो आय थी वो 20 रुपीज़ थी। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ठीक है। तो ये जो पीसी महालनोबिस है उनकी मेंबरशिप के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम कमेटी बिठाई गई, राष्ट्रीय आय समिति बिठाई गई 1949 में। ध्यान से सुनिए। ठीक है। तो नेशनल इनकम सबसे पहले जो ये नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है वो लेकर कौन आया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले लेकर आया था साइमन कुजनेटस। ठीक है। और ये एक नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है, नोबेल प्राइज विनर है ये। ठीक है। दूसरा, भारत में सबसे पहले किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। और पर कैपिटा इनकम का भी उन्होंने गणना की साथ के साथ। ठीक है। यानी वो दो चीज़ों को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया है, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय ने पर कैपिटा इनकम सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इंडिया में करी। ठीक है। फिर जो दादा भाई नौरोजी हैं उनके अकॉर्डिंग जब उन्होंने 1869 ईस्वी में की ना, तो पर कैपिटा इनकम जो थी वो 20 रुपीज़ थी, यानी कि हर व्यक्ति के पास कम से कम उसकी मिनिमम जो पे थी वो 20 रुपीज़ थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा वो ये था कि 1949 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने पीसी महानोबिस की मेंबरशिप में की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति यानी नेशनल इनकम कमेटी को इलेक्ट किया, मतलब बिठाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समिति के दो सदस्य बी के आर बी रॉय और आर गार्डिल। मैं आराम से इसलिए पढ़ती हूँ ताकि अच्छे से ये नाम याद रखें। ठीक है। तो इस समिति के दो सदस्य हैं, एक तो बी के आर बी रॉय और दूसरा आर गार्डिल। ठीक है। गार्डिल थे। ठीक है। इस अध्यक्षता में यानी इस कमेटी के अंदर दो जो सदस्य थे, दो मेंबर, उनका नाम बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2019 में पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य मई और 1951 में स्थापित केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता था। ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिए कि ये जो हमने पढ़ा अभी कि 1949 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पीसी महानोबिस की कमेटी में की मतलब मेंबरशिप में एक कमेटी बिल्ड की जिसने राष्ट्रीय आय कमेटी कहलाई, यानी कि नेशनल इनकम कमेटी। ठीक है। तो फिर ये पूरी तरह से बन कब गई, काम इसका सक्सेसफुल हुआ 1951 में। तो ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1951 में एक फिर इसके द्वारा यानी कि ये जो 1949 में जो इन्होंने कमेटी बिठाई इसके द्वारा 1951 में एक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है क्रिएट किया गया, स्थापित किया गया है, बनाया गया है। ठीक है। और मई 2019 तक वही ये काम करता रहा है, यानी कि प्रेजेंट में भी उसी के द्वारा जो हमारी नेशनल इनकम है यानी राष्ट्रीय आय है उसकी गणना उसी के द्वारा होती है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। देखिए मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। अभी हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगी, यानी कि वित्तीय वर्ष। अब यहाँ पर ये पॉइंट बता रहा है कि इंडिया के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वित्तीय वर्ष को चुना जाता है और वित्तीय वर्ष का समय यानी फाइनेंशियल ईयर का समय कितना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यानी कि अगर हम अपने कैलेंडर देखें तो वह जैन से शुरू होता है और दिसंबर में जाके ख़त्म होता है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर को। लेकिन यहाँ कैसे चलता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से माना जाता है जब नेशनल इनकम की गणना की जाती है। तो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च यानी अगली साल जब 31 मार्च आता है तब जाकर के वो
खत्म होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबको क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, और उसी फाइनेंशियल ईयर को मानते हुए राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। यानी इस सीधा सा मतलब ये कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितनी नेशनल इनकम बनी है, राष्ट्रीय आय बनी है, ये इसकी गणना की जाती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आय की गणना। अभी हम राष्ट्रीय आय क्या होता है ये पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना होती कैसे, होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है? 3 विधियों से। तो 3 मेथड से की जाती है। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 साधन लागत या आय विधि। ठीक है, नंबर 2 उत्पादन विधि, और नंबर 3 व्यय विधि। तो सबसे पहले साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट और इनकम मेथड, या तो इसे फैक्टर कॉस्ट भी कह देते हैं या इनकम मेथड भी कह देते हैं। वैसे हिंदी में इसे साधन लागत भी कह देते हैं या आय विधि भी कह देते हैं। नंबर 2 उत्पादन विधि यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, और थर्ड है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले साधन लागत या आय विधि, फैक्टर कॉस्ट और इनकम मेथड। तो इसमें देखिए, राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लगान, मजदूरी, ब्याज, कच्चा माल, किराया एवं लाभ के रूप में अर्जित आय के योग द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस विधि को साधन लागत या आय विधि कहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो मैंने आपको बता ही दिया कि वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं। तो उसी फाइनेंशियल ईयर में जो देश के लोग हैं ना, उनके द्वारा कितना लगान दिया गया है। लगान कौन देंगे? लगान मजदूर वगैरह सब देंगे, किसान। तो लगान कितना दिया है, मजदूरी कितनी आई है, लेबर कितना हुआ है, और इंटरेस्ट कितना आया है, ब्याज। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना बना पाए हम यानी कि कच्चा माल, और किराया कितना आया। किराया किसी भी चीज़ का हो सकता है, घर का, होटल का, या कुछ भी रेंट पे लेकर लोग काम कर रहे हैं। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, उससे हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। मतलब ये सब काम करते वक्त पैसा तो खर्च हुआ होगा। जैसे कि अगर किसान काम कर रहा है तो किसान जब बीज खरीदेगा, उसे उगाएगा, तो उससे भी उसका कुछ तो खर्चा हुआ होगा। लेकिन उससे जो उसने जो बनाया है, जो प्रोडक्शन हुई है, उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, उन सबको जोड़ा जाता है। यानी कि लगान कितना दिया है उससे, प्लस मजदूरी यानी लेबर कितनी हुई है, इंटरेस्ट कितना आया है, ब्याज, कच्चा माल, और किराया कितना आया है, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। इन सब को जोड़ करके जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, यानी कि जब नेशनल इनकम बताई जाती है इन चीज़ों को जोड़कर, तो उसे साधन लागत या व्यय विधि कहते हैं, यानी फैक्टर कॉस्ट और इनकम मेथड। और ये हमें टोटल देखना है एक फाइनेंशियल ईयर में। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर की जाती थी, परंतु जनवरी 2015 में राष्ट्रीय आय की गणना बाजार कीमत पर की जाने लगी। यानी कि अभी 2015 तक तो क्या कर रहे थे कि फैक्टर कॉस्ट ही निकाल रहे थे, और फैक्टर कॉस्ट मैंने बता दिया, साधन लागत, इन्हीं चीज़ों को जोड़ के बता देते थे कि इतनी इनकम हुई। लेकिन 2015 के बाद से इन्होंने ये मेथड बदल दिया, मार्केट प्राइस पर डिसाइड करने लगे कि नेशनल इनकम कितनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन विधि यानी कि प्रोडक्शन मेथड। एक देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य के योग द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस विधि को उत्पादन विधि कहा जाता है। तो गाइस, यहाँ पर अगर हम इसे सरल भाषा में यानी इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो क्या होता है ये कि कोई कंट्री है, उसका जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें जो लास्ट प्रोडक्शन हुआ है उसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के एकदम जो बिल्कुल पैसा, कोई लाभ बाभ और नहीं देखेंगे कि क्या बना क्या नहीं बना, जो बिल्कुल कैश की बात होगी यहाँ पर। मतलब ये है कि कितनी दाल होगी, कितनी सब्जी होगी, या मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूँ
तो उससे कुछ मतलब नहीं, जो कैश आया है, जो पैसा आया है, उसकी बात होती है यहाँ पर। तो उसके बेस पर जब ये डिसाइड किया जाता है कि नेशनल इनकम कितनी होगी, तब उसे प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर रॉ मटेरियल या कितना बना या ब्याज कितना बना से मतलब नहीं, सिर्फ कैश की बात होगी, पैसा कितना बना है, कितना बिका है, कितना हमने खर्च किया और कितना हमारे पास आया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। एक राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में किए गए सभी अंतिम व्ययों के योग द्वारा एक राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो इस विधि को व्यय विधि कहते हैं। तो सिंपल सी, ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मतलब ये है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि लास्ट कितना खर्चा हुआ है, जितना खर्चा होगा ना उसके बेस पर डिसाइड करेंगे नेशनल इनकम, कितना कितना खर्चा हुआ। अब नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आय विधि तथा उत्पादन विधि दोनों के प्रयोग किया जाता है। तो इंडिया क्या करता है ये निकालने के लिए, इंडिया क्या करता है, भारत क्या करता है हमारा, कि वो जब उसे राष्ट्रीय आय निकालनी होती है तो वो दोनों का यूज करता है, यानी कि आय विधि भी और उत्पादन विधि, यानी कि आय विधि यानी अभी जो मैंने बताया फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन मेथड, दोनों का यूज करता है। ठीक है, एक और पॉइंट दिया है, राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः प्रचलित तथा स्थिर कीमतों पर की जाती है, यानी कि जो नेशनल इनकम है ना वो कैसे निकाली जाती है, करंट एंड कांस्टेंट प्राइस पे, यानी कि प्रचलित और स्थिर कीमतों पर, ऐसे बार बार बदलते रेट पे नहीं। अब यहाँ पर पॉइंट उठता है कि आखिर स्थिर कीमत होती क्या है, कांस्टेंट प्राइस होता क्या है। तो अब हम इसे ही पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट है कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस पे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम यही पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम इन पर निकलती कैसे है, और साथ ही साथ फिर करंट प्राइस पे भी पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। अगर अभी तक आपने ऑडियो ध्यान से सुनी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी कि इन प्रेजेंट इंडिया विच इंस्टीट्यूट फाइंड आउट द नेशनल इनकम। ओके, तो चलिए फिर आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो फर्स्ट पॉइंट है, किसी देश की वास्तविक प्रगति का अध्ययन करने हेतु स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की गणना एक विशेष आधार वर्ष। तो गाइस, इसे हम यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहना चाहता है कि जो कोई कंट्री है ना वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, इसकी स्टडी करने के लिए क्या करा जाता है, यानी कि उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, जो उसकी प्रगति है कितनी हुई है, ये कैसे निकालते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, यानी कि उसकी नेशनल इनकम कितनी है, और एक कोई पर्टिकुलर ईयर चुन लेते हैं और उसके बेस पर फिर हम बाकी के ईयर्स से कंपेयर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 2018 मान के चले हम अपना बेस, कि 2017 से 2018 में जो नेशनल इनकम थी उसके कंपैरिजन में बाकी के सालों की पिछले उससे पहले के साल और उसके अब के सालों में कितना इम्प्रूव है, ऐसा कोई एक साल को आधार मान लेते हैं और उसी के बेस पर हम करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसके सापेक्ष आगामी वर्षों की स्थिति की तुलना की जाती है। तो ये तो वही पॉइंट है, ये घुमा फिरा के दोबारा बोल रहे हैं जो मैंने आपको समझाया। जैसे कोई भी एक साल चुन लेते हैं, जैसे 17 मैंने कहा कि 2017 से 18 के बीच चुन लिया। अब उससे पिछले वाले और उससे आगे वाले देश जो साल आ रहे हैं उनसे कंपेयर करेंगे कि नेशनल इनकम कितनी है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष 2011 से 2012 है। तो यहाँ पर हम इंडिया में अभी क्या लेकर चल रहे हैं, 2011 से 2012 को के साल को ही आधार मान के चलते हैं जब हमें निकालनी होती है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पर हमारी नेशनल इनकम। तो स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय यानी कि निकाली कैसे जाती है, फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कैसे निकालते हैं, प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय। तो जो भी प्रेजेंट में जो कीमत चल रही है ना एक,
वो अपॉन प्रचलित वर्ष का सूचांक, यानी कि जो भी ईयर चल रहा है उसका इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, तो प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय अपॉन प्रचलित वर्ष का सूचांक इनटू 100, यानी कि जो भी प्रचलित कीमत है प्रेजेंट में चीज़ों की, यानी कि चीज़ों का जो भी प्रेजेंट प्राइस है उसके अपॉन में जो साल चल रहा है, ठीक है, उसका इंडेक्स, और इनटू में 100। अब नेक्स्ट है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, यानी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, अभी तो कांस्टेंट प्राइस था, अब करंट प्राइस पर आते हैं। जब राष्ट्रीय आय को बाजार की प्रचलित कीमतों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमत कहते हैं। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो मतलब जो मार्केट प्राइस चल रहा है इस समय, जो भी करंट का मार्केट प्राइस होगा प्रोडक्ट्स का, तो उसके कंपैरिजन में जो नेशनल इनकम होगी उसके बेस पर डिसाइड करते हैं, तब कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। तो जब हम करंट प्राइस के बेस पर निकालते हैं ना नेशनल इनकम, तब उसको मॉनेटरी इनकम यानी कि मौद्रिक आय भी कहा जाता है। ठीक है, उसी का नाम मौद्रिक आय बन जाता है, नेशनल इनकम मतलब मॉनेटरी इनकम बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय की गणना के में निम्न मदों को शामिल नहीं किया जाता: मध्यमवर्ती वस्तुओं का मूल्य, पुरानी वस्तुओं का मूल्य, घरेलू सेवा और वित्त परिसंपत्तियां जैसे अंश पत्र, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय, हस्तांतरण, भुगतान, पेंशन, वजीफा और विदेश से प्राप्त उपहार आदि। तो इस बात को अगर हम यहाँ पर सिंपली समझना चाहें तो ये कहने का मतलब ये है कि करंट प्राइस के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आती। कौन कौन सी? जैसे कि फाइनेंशियल, किसी के पास प्रॉपर्टी है या घरेलू सेवाएं वो दे रहा है, यानी कि डोमेस्टिक हेल्प किसी की कर रहा है, और जो पेंशन आता है या फिर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, या जो हमें फॉरेन से कुछ किसी ने गिफ्ट भेजा, वो सारा कुछ जो होता है ना, वो सारा इसमें इंक्लूड नहीं होता। जैसे कई बार पीएम जाते हैं तो एक दूसरे की कंट्री, तो वहाँ से जो भी उपहार स्वरूप प्राप्त होता है, यानी कि जो भी प्राइज़ मिलता है, चाहे वो पीएम को के लिए हो या कंट्री के लिए हो, वो एज अ करंट प्राइस पे बेस्ड नेशनल इनकम नहीं माना जाता। ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो गाइज आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।